तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए, और अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी ज़रूर करिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपठित बोध की। अगर हम 10th बोर्ड्स की बात करें तो अपठित बोध से रिलेटेड क्वेश्चंस 15 मार्क्स के आते हैं, जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। और ये स्कीम कुछ ना कुछ चेंज हुआ करती है, लेकिन 15 के आसपास ही रहते हैं मार्क्स। कभी 14, 13 या 16, 17 ऐसे हो सकता है। तो मेनली अपठित गद्यांश, जिसमें 8 नंबर का, और अपठित काव्यांश 7 नंबर का आता है। तो आइए जानते हैं अपठित गद्यांश और काव्यांश होता क्या है। अपठित मतलब होता है ना पढ़ा हुआ, जो हमने ना पढ़ा हो। गद्यांश मतलब किसी भी एक बड़े गद्य का अंश, भाग, और काव्यांश मतलब किसी भी एक बड़े काव्य का अंश। तो इसमें क्या होता है, आपको परीक्षाओं में या टेस्ट में, जो स्कूल टेस्ट होते हैं या प्रैक्टिस में भी आप लोग ज़रूर करते होंगे जब ये एग्ज़ाम्स और टेस्ट में आते हैं, तो इसमें किसी एक बड़े गद्य के पोर्शन का छोटा सा पोर्शन दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको उस पार्ट को पढ़ करके उनके आंसर्स देने होते हैं। तो अगर आपको टेस्ट, प्रैक्टिस और एग्ज़ाम्स में लिखना जानना है कैसे इस अपठित बोध को पढ़ें, लगभग कितने वर्ड्स में इसका आंसर दें, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं गद्यांश की। तो पहला पॉइंट, जो सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश तथा पूछे गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसका मूल भाव आपकी समझ में आ जाए। वैसे तो गद्य का मूल भाव आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी हमें उसे 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे एक बार पढ़ने में, 2 बार पढ़ने में चूक हो सकती है। दूसरा पॉइंट, यदि पढ़ने के दौरान आपको अधिक समय नष्ट होने की चिंता है या एग्ज़ाम में आपके पास कम टाइम बचा है, तो सबसे पहले एक बार गद्य को पढ़ें, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ लें, और उसके बाद फिर से एक बार गद्य को पढ़ें, और उस दौरान जो आपको संभावित उत्तर लगते हैं उन प्रश्नों के, उनको अंडरलाइन कर दीजिए। और उसके बाद फिर जब आप आंसर्स लिखोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आंसर्स ऑलरेडी अंडरलाइंड होंगे। तीसरा पॉइंट, उत्तर लिखने के दौरान कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और उसी के साथ ही साथ ठोस आंसर लिखने की कोशिश करनी चाहिए कि कम वर्ड्स का हम यूज़ करें और आंसर भी एकदम एग्जैक्ट लिखें। आंसर्स को अगर 1 मार्क्स का है तो 10 to 20 वर्ड्स में, मैक्सिमम 10 to 20 वर्ड्स में कर देना चाहिए, और अगर 2 मार्क्स का है तो 30 to 35 वर्ड्स इनफ होते हैं। और चौथा पॉइंट है, यदि शीर्षक लिखने का प्रश्न आता है, ज़्यादातर जब भी गद्य दिए जाते हैं तो उनका शीर्षक लिखने को ज़रूर आता है। तो अगर शीर्षक लिखने को आता है तो सबसे पहले ऐसा शीर्षक कोई चुनिए जो कि पूरे गद्य के उस वाले पोर्शन को कवर करे, जो कि हम एक बार जब पढ़ें तो उसके अंदर पूरा गद्य आए, पूरे गद्य का मूल भाव है। और दूसरी बात कि शीर्षक हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं काव्यांश की तरफ। तो काव्यांश लिखने के लिए पहला पॉइंट है, अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों में भाव बोध पर बल होता है। तो क्योंकि काव्यांश में बहुत ही टेक्निकल भाव निकलता है, तो इसीलिए हमें इसे इतनी बार पढ़ना है जब तक हमें समझ में ना आ जाए। 2-3 कोई फिक्स नहीं, आप तब तक इन काव्यों को पढ़िए जब तक आपकी समझ में ना आ जाए, क्योंकि इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब अंदर से भाव इसका निकलता है। कोई भी हम बाहरी लाइनों को पढ़ के आंसर नहीं लिख सकते। और जब काव्यांश आपको ऐसा लगता है कि पूरी तरह से समझ में आ गया है, तो उसके बाद एक बार ज़रूर पढ़ें, इससे गलतियों की आशंका जो है वो कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट, उत्तर लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वे सरल हों, क्योंकि काव्यांश बहुत ही सुलझा हुआ नहीं होता, टेक्निकल होता है। तो इसके लिए इसके आंसर्स ऐसे लिखने चाहिए जो कि छोटे हों, क्लियर हों, जिन्हें एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए, आंसर पढ़ा जाए तो एकदम एग्जैक्ट मीनिंग लिखिए। कविता की पंक्तियों का प्रयोग यदि अनिवार्य ना हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे जो काव्य में कविता की पंक्तियाँ दी रहती हैं, उनका प्रयोग आप किसी आंसर में मत करिए, कम से करना ही नहीं चाहिए हमें, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो ऐसा हमें करने के लिए। तो हाँ, उन्हें अपनी भाषा में हमें ज़रूर लिखना चाहिए। तो यही था, आज मैंने आपको अपठित बोध के बारे में बताया। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर
अपठित बोध में अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे। थैंक यू।